हेलो नमस्कार दोस्तों, दिशा एराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक बुक आती है राजनीतिक विज्ञान, जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं, यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के हम बात करें तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके माध्यम से आपके पास पहुंचाई जाए ये वीडियो, जिसे आप आसानी से अध्ययन कर सको। हम अब देखेंगे आज हमारा नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है सत्ता की साझेदारी। देखिए, सत्ता की साझेदारी हमारा पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार, कि इसके अंतर्गत सरकार के साथ साथ जनता की क्या हिस्सेदारी रहती है उसके बारे में बताया गया। बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, उसके अंतर्गत सत्ता की किस प्रकार साझेदारी रही थी, श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी, और भारत देश एक बड़े विशाल आकार का जो देश है उसके अंतर्गत सत्ता की जो साझेदारी है उसके बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सत्ता की साझेदारी। देखिए, सत्ता की साझेदारी की हम बात करें तो सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी की हम देखते हैं तो यह एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक समाज का जो प्रत्येक समूह होता है, कोई भी समूह या समुदाय हो सकता है जो किसी जाति से, किसी वर्ग से या किसी धर्म से रिलेटेड हो सकता है, उसकी सरकार के साथ जो हिस्सेदारी होती है उसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। एक बार फिर ध्यान से देखना, आप सुनना इसको, कि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत समाज का प्रत्येक समूह है या कोई समुदाय सरकार के साथ जो हिस्सेदारी निभाता है उसी को ही सत्ता की साझेदारी बताया गया है। सत्ता की साझेदारी की हम बात करें तो यह लोकतंत्र का मूल तंत्र माना जाता है। ध्यान रखना, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल तंत्र बताया गया है कि यदि लोकतंत्र को किसी देश के अंतर्गत स्थापित करना है तो उसके अंतर्गत जनता के साथ साथ सरकार की साझेदारी होना आवश्यक है। हम इसमें आगे देखते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। ये तो आप सब जानते ही हो, जाहिर सी बात है ये तो, कि यदि किसी देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है तो जनता का तो साथ चाहिए। बिना जनता के लोकतंत्र को स्थापित किया ही नहीं जा सकता है। यह बात आप ध्यान रखना कि एक परिभाषा होती है लोकतंत्र की, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए ही जो चुना गया शासन होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है और वो भागीदारी के द्वारा संभव होती है। जब व्यक्ति सरकार के साथ जो भागीदारी करता है उसके द्वारा वो संभव मानी जाती है कि भाई लोकतंत्र का हिस्सा होता है नागरिक। अब हम इसमें बात करते हैं, आगे की ओर देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास एक अधिकार रहता है। वो अधिकार क्या है? उस अधिकार की यदि हम बात करें तो वो यह होता है कि जो लोकतंत्र के जो शासन का जो तरीका होता है, सरकार जो शासन चलाने का जो तरीका होगा उसके अंतर्गत नागरिकों से सलाह ली जानी चाहिए। यह अधिकार नागरिकों के पास होता है सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, यदि आपको सीधे सीधे पूछा जाए कि सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है तो आपको लिखना है कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी हमने देख लिया है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी समूह हो सकता है, वो जाति वर्ग धर्म से रिलेटेड हो सकता है। यदि वो सरकार में अपनी भागीदारी निभाता है तो वो सरकार सत्ता की साझेदारी कहलाती है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमने देखा था इसमें, देखिए इसमें हमने देखा था इस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को इस बात का अधिकार होता है कि शासन व्यवस्था के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। ये बात ध्यान रखना आप कि इस सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत नागरिकों के पास एक अधिकार होता है जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि शासन के तरीकों में नागरिकों से सलाह ली जानी चाहिए। अब हम आगे की ओर इसमें बढ़े तो एक चीज अपने सामने यह आएगी कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है।
सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है? आज हम कोई भी काम करने जाते हैं उसके पीछे एक कारण होता है। आज हम पढ़ाई भी करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक रीजन होता है कि आगे जाकर हमारे को इतने अच्छे परसेंटेज बनाने, या कोई जॉब पानी, अपने को जॉब लेनी, गवर्नमेंट जॉब लेनी, हर चीज के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो इसी प्रकार सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है वो हम देखते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत बताया गया है, दो कारक बताए गए, इसमें दो तर्क बताए गए एक प्रकार से। एक तो है युक्ति परक तर्क और एक है नैतिक तर्क। युक्ति परक तर्क की हम बात करें तो इसमें बताया गया हानि और लाभ के परिणामों पर आधारित। ये हानि और लाभ के परिणामों पर किस प्रकार आधारित है तो देखना आप, इसमें बताया गया विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होना चाहिए। सामाजिक समूह, आज हम बात करते हैं, भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत विविधताओं वाला देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसके अंतर्गत कई धर्मों के लोग रहते, कई जातियां निवास करती है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि विभिन्न सामाजिक समूह, समाज का कोई भी समूह, उनके बीच टकराव का अंदेशा कम करने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। हमें जरूरी है कि सत्ता के अंतर्गत सरकार के साथ साथ जनता की उसका जो भागीदारी वो होनी चाहिए कि जिससे समाज के समूहों के मध्य टकराव कम हो जाए, लड़ाइयां नहीं हो, सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं मिले। अगली हम बात करें, इसके अंतर्गत है राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। सरकार के बने रहने के लिए या किसी गवर्नमेंट को शासन चलाने के लिए यह होना जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। देखिए, हम बात करें कि आज यदि सरकार का नागरिकों के साथ जुड़ाव नहीं होगा तो हो सकता है कि सरकार अपनी मनमानी करे, वह अपने निरंकुशता, उसके पास अंकुश लगा ही नहीं होगा, निरंकुश होगा, वो अपनी मनमानी कर सकती है, जिससे यह हो सकता है कि वहां की यदि जो जनता है वो अपनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दे, यह भी हो सकता है। इसलिए बताया जाता है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। यह इसलिए जरूरी बताई गई है क्योंकि इससे राजनीतिक व्यवस्था स्थायित्व के लिए अच्छा होता है। राजनीतिक व्यवस्था अच्छी बनी रहती है, सांप्रदायिकता का माहौल कभी नहीं रहता इसके अंतर्गत। अब हम बात करें नैतिक तर्क की। देखिए, नैतिकता का इसमें अर्थ बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, ये हमने पहले ही देख लिया था कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का मूल तंत्र बताया गया है। इसमें भी यह बताया है कि लोकतंत्र को कायम करने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। अब देखते हैं, लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़े रहे। आज हम बात करें कि आज चुनावों की बात करते हैं, यदि हम आज एक चुनाव पार्टी जैसे ही चुनाव आते हैं अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने लग जाते हैं, वो भी एक प्रकार से अपनी पार्टी से लगाव होने के कारण उनसे जुड़ते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत। इसी प्रकार ये कह रहा है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता का जुड़ा रहना आवश्यक होता है और उनकी भागीदारी होनी ही चाहिए। अब हम बात करें, इसके अंतर्गत एक और बताया गया है कि लोगों का अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि प्रशासन का शासन किस प्रकार हो। ये हमने पहले ही देखा था अभी कि सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत नागरिकों को एक अधिकार होता है कि जो प्रशासन का जो तरीका होता है शासन चलाने का, जो गवर्नमेंट होती है, जो हमारे भारत देश की जो सरकार है, उसका शासन चलाने का जो तरीका है उसका वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जनता से या हम कह सकते हैं नागरिकों से सलाह लेनी चाहिए। यह था नैतिक तर्क। अब हम आगे की ओर यदि बात करें तो ध्यान रखना, अगला टॉपिक अपना रहेगा सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता। देखिए, आवश्यकता क्यों है हमें सत्ता की साझेदारी की, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह बताया गया है कि समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए आज हम कोई भी कार्य यदि करने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे, कि जिससे लोगों को सांप्रदायिकता का डर कभी भी नहीं रहे, लड़ाई हो जाए, दंगे हो जाए, कि लोगों को उनसे सुरक्षित रखने के लिए देश में सत्ता की साझेदारी भी होना आवश्यक है। यदि हम बात करें अगले पॉइंट की, तो बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए
बहुसंख्यक किसी एक जाति के प्रभाव से बचने के लिए, किसी एक धर्म के प्रभाव से बचने के लिए, यदि हम किसी बहुसंख्यकों की बात करें तो यदि कोई हिंदू धर्म में हो सकता है कोई भी बहुसंख्यक वर्ग, कोई जाति हो सकती है, या मुस्लिम वर्ग की यदि हम बात करें तो मुस्लिमों में कोई भी जाति हो सकती है, ईसाई धर्म की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत हो सकता है। तो बहुसंख्यक वर्ग के आतंक से बचने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए। देखिए हमने पहले भी इसमें देखा है कि लोकतंत्र का सम्मान बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट यदि हम इसमें देखते हैं तो देखिए आप, इसमें बताया गया अगला पॉइंट अपने कि समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रखना, इसमें बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी को इसलिए किया जाता है कि जिससे समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे, कि जिससे समाज में जो अपने समूह होते हैं, कई प्रकार के जातिगत समूह होते हैं, उनके मध्य टकराव नहीं हो। उस टकराव को रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी करना आवश्यक है। अगला पॉइंट यदि हम देखें, किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा बना रहता है। आज हम बात करें बहुसंख्यक समाज, यदि किसी एक क्षेत्र के अंतर्गत कोई क्षेत्र किसी जाति से प्रभावित होता है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि जब हमारा भारत देश आजाद हो रहा था उस समय हैदराबाद रियासत के अंतर्गत मुस्लिम वर्ग वो सबसे ज्यादा था। हम कह सकते हैं उस समय लोगों को डर था कि यहां पर कभी भी आतंकवाद को फैलाया जा सकता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में किसी जाति की संख्या अधिक होने पर वहां पर आतंक का डर बना रहता है। इस प्रकार आगे देखते यदि हम, बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूहों को तबाह करता, ध्यान रखना, एक बार वापस पढ़ना इसको ध्यान से, कि बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक समूहों को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। इस बात पे आप जरूर ध्यान देना कि जो बहुसंख्यक वर्ग होता है उसका जो डर रहता है, जो आतंक रहता है, वो न केवल अल्पसंख्यक मतलब हो गया, देखिए इस शब्द से ध्यान रखना, अल्पसंख्यक यदि हम बात करें जिनकी संख्या कम होती है, किसी समाज के अंतर्गत, किसी देश के अंतर्गत, किसी राज्य के अंतर्गत या किसी राष्ट्र के अंतर्गत, उनकी संख्या जिस जाति की संख्या या जिन लोगों की संख्या या जिस धर्म की संख्या कम होती है उसे हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। कि बहुसंख्यक वर्ग का आतंक न केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए खतरा है, जबकि वह खुद के लिए, स्वयं के लिए, बहुसंख्यक के लिए, स्वयं के लिए भी वो खतरा हो सकता है। ध्यान रखना, इसमें अभी बताया गया आपके लिए कि न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह करता है बल्कि स्वयं को भी तबाह करता है। जान की हानि भी होती है, धन हानि भी होती है, माल हानि भी होती है। इसके अंतर्गत यदि आप सांप्रदायिकताओं को बढ़ावा दोगे तो ये थोड़ी ना कि आपको लाभ होगा, इसमें इसके अंतर्गत तो हानि है। तो आगे यदि हम बात करें, इस सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस जगह आप ध्यान देना कि सत्ता की यदि हम साझेदारी बनाएंगे, यदि जनता का जुड़ाव सीधा सरकार से होगा तो बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। यदि कोई बहुसंख्यक वर्ग किसी अल्पसंख्यक जातियों पर यदि आतंक करता है या उनको डरा धमकाता है या उनके ऊपर दबाव डालता है तो वह सीधा सरकार के पास जा सकते हैं, और सरकार के पास जब जाएंगे तो एक प्रकार से वो भी सत्ता की साझेदारी हो गई, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि कोई भी समाज का समूह हो या समुदाय हो, यदि सरकार के साथ अपनी हिस्सेदारी बनाए रखता है तो वही तो सत्ता की साझेदारी है। तो सत्ता की साझेदारी से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है। देखिए अगला पॉइंट है, लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है। कि लोगों की जो आवाज होती है वही लोकतांत्रिक सरकार की क्या बनाती है, नींव बनाती है। वो किस प्रकार, हम देखते हैं कि नेपाल के अंतर्गत
नेपाल में 2008 तक राजतंत्र था और 2008 के बाद वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो वहां पर लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? वहां की जनता ने। वहां की जनता ने वहां के राजा पर दबाव डाला और कहा कि हमें राजतंत्र से छुटकारा पाना है और हमें लोकतंत्र की स्थापना करनी है हमारे देश के अंतर्गत। तो इस प्रकार बताया गया है कि किसी देश के अंतर्गत लोकतंत्र को, लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की क्या बनाती है? नींव बनाती है। हम बात करें, इसलिए यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। यह बात बार बार अपने रिपीट हो रही है, ध्यान रखना कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का सम्मान बनाए रखने के लिए या लोकतंत्र की आत्मा, इसे कहा जाता है सत्ता की साझेदारी, कि लोकतंत्र के सम्मान बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है। अब देखिए आगे, सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। अब वो दो कारण कौन से हैं वो देखिए आप। सत्ता की साझेदारी के दो कारण देखिए, पहला कारण हम बात करें, एक समझदारी भरा कारण होता है और दूसरा नैतिक कारण होता है। ध्यान रखना, समझदारी कारण वो होता है कि जिससे समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना। समझदारी भरा कारण क्या होता है सत्ता की साझेदारी का? समझदारी भरा कारण यह होता है कि जिससे समाजों के बीच जो टकराव होता है, आज हम कहते हैं कि गठबंधन की सरकार की यदि हम बात करें, इस जगह थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग बात हो रही है, यदि हम गठबंधन की सरकार की बात करें तो उसमें कई दल शामिल होते हैं और किसी के भी विचार एक जैसे नहीं होते, इस कारण उनके मध्य टकराव भी होता है, मतभेद भी बढ़ते हैं। इसी प्रकार समाज में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो उनके टकराव को दूर करने के लिए और जो बहुसंख्यक वर्ग होता है किसी क्षेत्र के अंतर्गत, उसके आतंक को रोकने के लिए जो अपनाई जाती है उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। यह तो हो गया इसका समझदारी भरा कारण, ध्यान रखना, यह है इसका सीधा समझदारी भरा कारण। दूसरे की हम बात करें, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण बनाए रखना, कि हमारे भारत देश में लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखना, सही बनाए रखना, इसके अंतर्गत हिंसा नहीं फैलाना और लोकतंत्र का हनन नहीं करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। आज भारत देश के प्रत्येक नागरिक की यही एक आशा रहती है कि हम हमारे देश के लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखें, यदि हमारे देश की सरकार का जो शासन है वो सही तरीके से चल पाए, यही हर नागरिक का उद्देश्य होता है। अब हम आज बात करेंगे इसके आगे कि सत्ता की साझेदारी के रूप। ध्यान रखना, सत्ता की साझेदारी के रूप की यदि हम बात करें तो देखिए, साझेदारी के रूप की बात करें तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ये आप सब जानते हैं कि जैसे हम बात करें, सत्ता के 3 अंग माने जाते हैं साझेदारी के। यदि इसमें बता रहा साझेदारी के रूप, हम 3 अंगों की यदि बात करें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना, और उस कानून पर, बने हुए कानून पर यदि कोई कार्य करता है, उस कानून को जो लागू करने का काम करता है और उस पर काम करता है, उसे कहते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका द्वारा यदि उस कानून को लागू कर दिया जाता है तो उसकी रक्षा बनाए रखने के लिए या उसकी सुरक्षा करने के लिए देश में न्यायपालिका बनाई गई है। हम बात करें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 प्रमुख अंग हैं अपने सत्ता की साझेदारी के रूप की। यदि हम बात करें तो विधायिका तो हो गया हमारे, जिसके अंतर्गत कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका द्वारा इस कानून को लागू किया जाता है, और इस कानून की रक्षा बनाए रखने के लिए देश में न्यायपालिका भी स्थापित की गई है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। वो देखिए एक बार अपन कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से ये अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये एक ही धरातल पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षैतिज बंटवारा किसे कहते हैं?
क्षैतिज बंटवारे की यदि हम बात करें तो सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत एक ही धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है और वह एक धरातल पर रहकर इन सारी शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं उसे ही क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। आया समझ में आप सभी को कि एक धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा सत्ता का बंटवारा कर कर जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, देश के अंतर्गत शासन जो चलाया जाता है उसे ही क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। आगे हम यदि इसके अंतर्गत बात करें तो इस तरह के बंटवारे से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी अंग के पास असीमित शक्ति नहीं होती है। ध्यान रखना आप इस बात का कि इससे यह जाहिर हो गया कि किसी भी अपने अंग, जो सरकार का विधायिका का जो अंग होता है, या हम कह सकते हैं सत्ता की साझेदारी के जो अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके पास किसी के पास भी असीमित शक्ति नहीं होती है। अब देखिए, इससे विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है। यदि हम बात करें कि हमने देखा कि विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है, तो हमने देखा कि कार्यपालिका के साथ उसी कानून को लागू करने की शक्ति होती है, और उसके बाद हमने देखा कि यदि कानून लागू हो गया तो उसकी रक्षा करने की पावर किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास, क्योंकि वो एक स्वतंत्र रूप में होती है। ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं आगे इसके अंतर्गत सत्ता के उपयोग का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है। इसका मैं आपको सबसे गजब उदाहरण देता हूं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है, वो एक नाम मात्र की, इसके अंतर्गत होता है सत्ता का अधिकार, जो उपयोग का अधिकार होता है वो सर्वाधिक किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और कानून को लागू करने की शक्ति हमारे देश के अंतर्गत देश के राष्ट्रपति के पास होती है। यदि हम बात करें कि देश में जो कानून लागू करने की जो प्रक्रिया है, वहां से लेकर उस कानून का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो हम यह देखते हैं कि राष्ट्रपति देश के अंतर्गत एक नाम मात्र होता है, जबकि उन्हीं शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसके अंतर्गत कि लेकिन कार्यपालिका संसद के अधीन होती है। यह बात आप ध्यान रखना, जो देश की कार्यपालिका होगी वो संसद के अधीन होकर ही कार्य करती है। संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान रखना, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। कि देश में कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद के द्वारा देश के अंतर्गत कानून बनाया जाता है। अब हम आगे इसके अंतर्गत और देखें, लेकिन संसद जनता को जवाब देना होता है कि वह किस प्रकार कानून बना रही है और किस प्रकार उस कानून को लागू कर रही है, और वो कानून कैसा होना चाहिए, संसद के पास जवाब होना चाहिए। आज हमने देखा देश के अंतर्गत अभी किसान आंदोलन हुआ था हमारे कुछ समय पहले, किसानों के सामने जो कानून पारित किया गया था और किसानों ने उस कानून का विरोध किया है, तो हमने देखा कि संसद उस कानून का जवाब नहीं दे पाई, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस कानून को वापस ले लिया गया। ये चीजें हमने देखी थी। अब इसी प्रकार हम बात करें, मैंने अभी बताया था आपको, न्यायपालिका स्वतंत्र रहती है। कि देश के अंतर्गत सत्ता का बंटवारा 3 भागों में कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो न्यायपालिका होती है वह स्वतंत्र रहती है, निष्पक्ष होकर अपना कार्य करती है। न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सभी नियमों का सही ढंग से पालन किया जाना चाहिए। न्यायपालिका क्या देखती है कि कार्यपालिका द्वारा सभी नियमों का ढंग से पालन किया जाना चाहिए, कि विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो, दोनों अपने कार्यों का सही रूप से कार्य करे। ये कौन देखती है? न्यायपालिका। अब हम इसमें आगे की ओर देखते हैं, तो ध्यान रखना, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। देखिए, अब देखते हैं अपन विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया गया है।
भारत एक विशाल देश है और इस देश के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति तो शासन चला नहीं सकता है, जाहिर सी बात है ये तो, कि भारत एक विशाल देश है जिसके अंतर्गत एक संविधान भी बनाया गया है, जिसको हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। हमने उस संविधान के अंतर्गत देखा कि भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मतलब आप समझ लीजिए इस बात से कि देश के अंतर्गत जो कानून व्यवस्था चलाई जाएगी उसके कई तरीके हैं, कई इकाइयों में बांटा गया देश को, शासन तरीके को। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है, इतने बड़े देश में सरकार चलाने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। विकेंद्रीकरण का अर्थ हो गया कि सत्ता का बंटवारा किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर अलग अलग इकाइयों में होना चाहिए। अब हम बात करें, हमारे देश में सरकार के मुख्यतः दो स्तर होते हैं। जाहिर सी बात है, आप सभी तो जानते होंगे कि देश में जो शासन चलाया जाता है वो चलाया जाता है केंद्र द्वारा, और जो राज्य के स्तर पर जो शासन चलाया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा शासन चलाया जाता है। कि पूरे देश पे जो नियंत्रण रहता है वो रहता है केंद्र सरकार का, और किसी राज्य पे जो कंट्रोल रहता है वो रहता है राज्य सरकार का। पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी किस पे होती है? केंद्र सरकार। ध्यान रखना, दोनों स्तर की यदि हम बात करें तो इनमें सर्वोपरि या सर्वोच्च दर्जा किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को। हम देखते हैं तथा गणराज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकारें लेती है। गणराज्य की जितनी भी इकाई या राज्यों की छोटी छोटी जो इकाइयां होती है उनकी जिम्मेदारी कौन लेती है? राज्य सरकारें। क्योंकि हम बात करें दोनों के अधिकार क्षेत्र में अलग अलग विषय होते हैं। यह बात हमें पता चलती है कि भारत देश को 3 सूचियों में बांटा गया है। यदि हम बात करें तो सबसे पहली सूची होती है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के इनके अलग अलग विषय भी बांट दिए जाते हैं। हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को शामिल किया गया है। राज्य सूची की हम बात करें तो राज्य सरकार को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, और जो लास्ट है समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को ही स्वीकृति दी गई है। अब हम आगे देखें तो हमें यह मिलेगा कुछ विषय साझा लिस्ट में रहते हैं। वो साझा लिस्ट वही है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की हम बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को ही शामिल किया जाता है, और समवर्ती सूची के अनुसार इसमें बताया गया है कि कुछ विषय इनको साझा लिस्ट में दिए गए हैं। आगे अपन इसमें बात करते हैं तो देखिए, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे देश में विविधता भरी पड़ी है। देखिए किस प्रकार होगा सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये किस प्रकार रहेगा वो देखिए। हमारे देश में विविधता भरी पड़ी है, क्योंकि एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, भारत विविधताओं वाला देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसके अंतर्गत अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। हम बात करें इस देश में अनगिनत सामाजिक, भाषाई, धार्मिक और जातीय समूह है। अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका समाज है और उनका जातीय समूह भी है। इन विविध समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा जरूरी हो जाता है। ध्यान रखना, इन समूहों के बीच या इन समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा जरूरी हो जाता है। इस प्रकार बंटवारे का एक उदाहरण है समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाला आरक्षण। समाज के जो पिछड़े वर्ग हम बात करें, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब को अलग अलग स्तर पर इनको आरक्षण दिया गया है। हम इसमें बात करें, इस प्रकार आरक्षण से पिछड़े वर्ग सरकार में सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। तो अब ध्यान रखना, इससे आगे की जो जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेगी, और आप सभी दिशा ई-राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।